चलिए लेट्स स्टार्ट COA, दैट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या किया था? हम लोगों ने काफी कुछ कर लिया है, जैसे कि जो भी आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स है, इंस्ट्रक्शंस है, वो सब किया है हम लोगों ने। और हम लोगों ने ये देखा है कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शन जो है ब्रांच इंस्ट्रक्शन काम करता है। तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन जो है मैं रिपीट करूंगा फिर भी एक बार, ताकि आप लोगों के दिमाग में आ जाए। देखिए यही ब्रांच इंस्ट्रक्शन है जो कि मैंने आपको बताया होगा। ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन एक बार देख लीजिए, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ब्रांच इंस्ट्रक्शन समझिएगा। ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जब भी हम लोग सेवरल लाइंस ऑफ कोड्स एक साथ करते हैं, सेवरल लाइंस ऑफ कोड्स मतलब समझिए कि एक प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम में अगर 100 लाइन का कोड है या 50 लाइन का कोड है, तो वो प्रोग्राम में जो 50 लाइन का कोड है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें क्या होता है कि जनरली सीक्वेंसिंग जो चलता है, जो प्रोग्राम का जो कोड होता है, जनरली जो सीक्वेंसिंग चलता है वो कुछ ऐसा होता है जिसमें कि आपका जो प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन रन करता है। क्या होता है? लाइन बाय लाइन रन करता है। इसको ध्यान में रखिएगा, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा कि जो आपका लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं वो क्या होते हैं? लाइन बाय लाइन होते हैं, लाइन बाय लाइन चलता है। लाइन बाय लाइन कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्रोग्राम है वो जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब कि इंस्ट्रक्शन अगर पहला इंस्ट्रक्शन आपका कुछ है तो पहला के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, इस तरीके से आपका इंस्ट्रक्शंस काम करता रहेगा। और ये जो इंस्ट्रक्शंस है, जो पहला के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको हम लोग नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, जिसके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं उस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि ब्रांच इंस्ट्रक्शन और सब रूटीन कॉल्स जो होते हैं ये कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस होते हैं। एक्सेप्शनल सिचुएशन कहने का मतलब कि सपोज कीजिए कि आपके पास जो है कुछ सर्टेन लाइंस ऑफ कोड्स हैं। सर्टेन लाइंस ऑफ कोड्स का मतलब समझिएगा, सर्टेन लाइंस ऑफ कोड्स उसको बोलते हैं जैसे कि देखिए ये एक आपका एक लाइन कोड हुआ, दूसरा लाइन कोड हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ। तो इस तरीके से आपका सेवरल लाइंस ऑफ कोड्स जो है वो आपका मूव करता जा रहा है। और ये सेवरल लाइंस ऑफ कोड्स जो है वो आपका वन बाय वन मूव करेगा। लेकिन कई बार मैंने आपको ये भी बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इंस्ट्रक्शंस इस तरीके से डालते हैं जो कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कहलाता है। और वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कैसा होगा? जैसे ये आपका जो लाइंस ऑफ कोड है वो पहले हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर आपका ये तीसरा हो गया। लेकिन तीसरा के बाद आपका जो आपका तीसरा लाइन ऑफ कोड है उसमें कुछ ऐसे हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर डाल दिए जिससे कि सीधा जो मूवमेंट हुआ, जो सीधा आपका जो मूवमेंट हुआ वो कहाँ हो गया? इस पर्टिकुलर लाइन को ऑफ कोड से वो चला गया कहीं भी और यहां पे चला गया। तो ये जो आपका लाइंस ऑफ कोड्स है, पहले तो हुआ आपका 1, फिर आपका हो गया 2, फिर हो गया आपका 3। लेकिन अब जो है वो हो सकता है कि ये M हो, P हो, S हो या फिर आपका 88 हो। फिर यहां पर से 88 के बाद वो कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस कंटिन्यू करने लगा, अगर ये कंटिन्यूअस कंटिन्यू करने लगा 88 के बाद फिर 89, फिर 90, अगर इस तरीके से मूव अप करने लगा तो समझ लीजिए कि ये क्या हो गया? ये एक जंप इंस्ट्रक्शन था। ये क्या था? एक जंप इंस्ट्रक्शन था। और ये जंप इंस्ट्रक्शन जो है वो जंप इंस्ट्रक्शन तभी होता है जब हम लोग अपने लाइंस ऑफ कोड्स में कुछ ऐसे कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शंस को डाल देते हैं जो कि पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। तो ये लाइंस ऑफ कोड्स जो है फिर जंप करता है और सीधे 88, 89, 90, 91 इस तरीके से ये चलता जाता है। तो इसको हम लोग ब्रांच इंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्लियर है सबको? ब्रांच इंस्ट्रक्शन इसी को कहते हैं।
अब आगे देखिए कि जो दूसरा है हमारा, ये आपका ब्रांच इंस्ट्रक्शन हो गया। दूसरा है हमारा सब रूटीन कॉल्स। सब रूटीन कॉल्स में क्या होता है कि ये सब रूटीन कॉल्स में इसी तरीके से जंप इंस्ट्रक्शन हुआ, उसके बाद ये कंटिन्यूटी भी 91 तक हुआ, और उसके बाद जहां पर से ये छोड़ा था वहां पर के बाद यहां पर फिर से चला आता है, और फिर यहां से जो इंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से मूव करने लग जाते हैं नीचे की ओर। मतलब 91 के बाद फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो इस तरीके से आपका इंस्ट्रक्शन मूव होता है। मतलब एक बार जंप किया और फिर वापस से अपने पोजीशन पे आकर के फिर से कंटिन्यूअस चलने लगा, तो उसको जो है हम लोग सब रूटीन कॉल्स कहते हैं। जनरली ये जो सब रूटीन कॉल्स है वो क्या होता है कि जैसे मान लिया कि कई सारे लाइंस ऑफ कोड्स हमने लिखे हैं, तो लाइंस ऑफ कोड्स तो हमने लिखे हैं किसी अरिथमेटिक फंक्शन के लिख दिए हैं। तो अरिथमेटिक फंक्शन में कौन कौन सा होता है? आपका ये एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, ये 4 चीज हो गए। तो जो बेसिक अरिथमेटिक फंक्शन है, जो चारों चीज होता है इसमें, वो किस तरीके से काम करेगा? तो वो ऐसे काम करेगा कि इसमें जो आपका सपोज कीजिए कि चारों मैथमेटिक फंक्शन में से आपको केवल और केवल एडिशन का जरूरत है, तो आप मल्टीप्लिकेशन तो नहीं करने जाएंगे, सब्ट्रैक्शन तो नहीं करने जाएंगे, डिवीजन तो नहीं करने जाएंगे, तो हमें उन सब चीजों को स्किप करना पड़ेगा। तो वो सब चीजों को स्किप करना पड़ेगा, तो स्किप हम लोगों ने कर दिया और सीधे जंप कर गए कहां पे? एडिशन पे। फिर एडिशन का काम कर लिया और उसके बाद से वापस अगर हमने कहा कि नहीं हमको एडिशन भी करवाना है और मल्टीप्लिकेशन भी करवाना है, तो फिर से वापस जो है वो फिर उसी लाइन ऑफ कोड के पास एडिशन का काम करके और फिर वापस से उसी लाइन ऑफ कोड के पास आ गया ताकि आगे का एग्जीक्यूशन हो सके। कहने का मतलब जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन होते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, in branch instruction the control unit jumps to यहाँ पे देखिए jumps to an instruction stored in some arbitrary address p। एकदम क्लियर है। और as the next instruction to be executed and continues from the jump address, जहां पर jump address गया है वहां से फिर कंटिन्यू करता है। तो एकदम ये बिल्कुल क्लियर है। और उसके बाद देखिए सब रूटीन कॉल भी मैंने किया है। सब रूटीन कॉल में देखिए क्या है, इन सब रूटीन कॉल्स द कंट्रोल यूनिट बिगिंस एग्जीक्यूटिंग अ कंप्लीट प्रोग्राम कॉल्ड अ सब प्रोग्राम। मतलब गया और एडिशन का एक पूरा प्रोग्राम क्या था? अरिथमेटिकल फंक्शन वाला प्रोग्राम था, लेकिन उसका सब प्रोग्राम क्या हो गया? सब प्रोग्राम हो गया एडिशन, सब्सट्रैक्शन का अलग और मल्टीप्लिकेशन का अलग, सबका अलग अलग हो गया। तो ये सब प्रोग्राम जो है वो क्या कहलाता है? ये सब प्रोग्राम कहलाता है आपका, जो आपका एडिशन अलग है तो एडिशन के लिए अलग सब प्रोग्राम लिखा जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग सब प्रोग्राम लिखा जाएगा। मतलब जिस समय जो जरूरत होगा केवल और केवल उसी का प्रयोग किया जाएगा। तो हम लोगों के पास जो जरूरत है वो किस चीज की जरूरत है? तो सब्ट्रैक्शन की जरूरत है या मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है या सब्ट्रैक्शन की जरूरत, तो जिस चीज की जरूरत है उस चीज को लिया जाएगा। तो यहाँ पे सब रूटीन कॉल्स हो तो गया, तो किसी ना किसी सब प्रोग्राम को कॉल करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कॉल्ड अ सब प्रोग्राम और प्रोसेसर starting at some address s for subroutine call and it returns। यहाँ पे देखिए ये it returns, यहाँ पे एकदम क्लियरली मैंने लिखा है it returns to the next instruction after the देखिए इसको मैं बड़ा कर देता हूं आपको बढ़िया से दिखने के लिए। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बड़ा कर दिया ताकि आप सारे चीजों को अच्छे से देख सकें। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टार्टिंग एट सम address s for a subroutine call and it returns to the next instruction after the
सब रूटीन कॉल। समझ में आया? सब रूटीन कॉल के बाद फिर उसी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में पहुंच जाता है जहां पर से हमें उसकी जरूरत है। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, that is when a return instruction is inserted in the body of the subroutine। तो होपफुली आप लोगों को दोनों समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, आगे मूव करते हैं रजिस्टर्स में। ठीक है, रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स ध्यान से सुनिएगा, रजिस्टर्स कुछ और नहीं है बल्कि ये रजिस्टर्स वही होते हैं जिसमें कि आपका जो रजिस्टर है वो वही होते हैं जिसमें कि आपका जो सब रूटीन सॉरी जो आपका मेमोरी है जिसमें कि स्टोर किया जाता है। रजिस्टर्स कुछ और नहीं है बल्कि रोम होते हैं। आपने पढ़ा होगा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? रैम और रोम होता है। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम होता है, और इस रैम और रोम को हम लोग क्या करते हैं, ये रैम और रोम को हम लोग रोम में कई सारे ऐसे रजिस्टर्स लगे होते हैं, या रैम में भी कई सारे ऐसे रजिस्टर्स लगे होते हैं जिसके कारण जो है हम लोगों को कई सारे चीजों को स्टोर करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो रजिस्टर्स आर हाई स्पीड मेमोरीज। बेसिकली रजिस्टर्स आर हाई स्पीड मेमोरीज। यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है, रजिस्टर्स आर हाई स्पीड मेमोरीज विच कैन स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों को स्टोर करने में हमारी सहायता करता है। These registers are helpful in processing data और instruction। ये रजिस्टर्स क्या होते हैं? ये हेल्प करते हैं किस चीज में? प्रोसेसिंग में। किसके किसके प्रोसेसिंग में? तो डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। किसके द्वारा? बाय द प्रोसेसर। मतलब क्या है? रजिस्टर एक ऐसे हाई स्पीड मेमोरीज होते हैं जो कि स्टोर करते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शन, जो कि आपके प्रोसेसिंग में हेल्पफुल होते हैं। और हमेशा ये जो है, जब भी हम लोग प्रोसेसिंग का काम करते हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अब ये रजिस्टर आप कहिएगा कि ये रजिस्टर होता क्या है? तो रजिस्टर में कैसे स्टोर करते हैं? मतलब हम लोग कैसे जानेंगे कौन से रजिस्टर में क्या स्टोर करना है? तो बेसिकली हम लोग नहीं स्टोर करते हैं रजिस्टर्स में, हम लोग बिल्कुल भी नहीं स्टोर करते हैं। रजिस्टर्स में हम लोग क्या करते हैं? रजिस्टर में जो स्टोर करने की क्षमता होती है वो प्रोसेसर के द्वारा होती है और कंट्रोल यूनिट के द्वारा होती है। कंट्रोल यूनिट देखता है कि कौन सा रजिस्टर खाली है, किसमें कौन सा चीज को स्टोर करना है। एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आपने लिया 2 + 3 + 4, तो आपका जो मैथमेटिकल जो इंस्ट्रक्शन आपने दिया है 2 + 3 + 4, तो क्या करेगा कंप्यूटर? सबसे पहले 2 + 3 करेगा ना। तो 2 प्लस क्यों? क्योंकि पहले इंस्ट्रक्शन आया है 2, फिर आया है प्लस, फिर आया है 3, तो 2 + 3 करेगा। जैसे ही 2 + 3 करेगा = 5 आएगा। तो ये 5 कहाँ स्टोर करेगा? उसके लिए कोई ना कोई तो मेमोरी चाहिए ना। तो हियर आर द रजिस्टर्स। ये रजिस्टर्स उसी को स्टोर करने में हमारी सहायता करता है। यहाँ पे 5 को स्टोर कर दिया गया, और उसके बाद 5 को टेम्पररी स्टोर किया गया, और उसके बाद इसी 5 को लिया गया और +4 फिर से दोबारा जो है, जो बाकी का जो टर्म था, जो +4 था, उसको हम लोग 4 को ऐड कर देते हैं। तो हम लोग नहीं, प्रोसेसर करता है। तो प्रोसेसर ऐड करता है, तो अब क्या करेगा? 2 + 3 को वो छोड़ देगा। जो 5 रिजल्ट आया, 5 में 4 को ऐड करेगा। तो जब 5 को 4 में ऐड करेगा तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 9। तो ये 9 भी किसी रजिस्टर में स्टोर होगा, और उसके बाद फाइनली ये जो 9 है वो तब मूव होगा प्राइमरी मेमोरी में। ये तब भेजा जाएगा जब देख लिया जाएगा कि और कोई इंस्ट्रक्शन इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन के साथ नहीं है। मतलब 2 + 3 + 4 है, सही है, कहीं +5 तो नहीं है, +6 तो नहीं है, कुछ और तो इसमें एडेड नहीं है। जब वो कंफर्म हो जाएगा तो वो कंट्रोल यूनिट को फाइनली बता देगा कि मैंने इस रजिस्टर में इसका फाइनल आंसर स्टोर कर दिया है। कंट्रोल यूनिट ये देखेगा कि कहीं और इसके साथ कोई इंस्ट्रक्शन और तो नहीं है। अगर नहीं है कोई इंस्ट्रक्शन
तो सीधा उसको प्राइमरी मेमोरी में दे देगा, और प्राइमरी मेमोरी में देने के बाद उस प्राइमरी मेमोरी से जो फाइनल रिजल्ट है वो कहाँ जाएगा, वो चला जाएगा आपके जो फाइनल मेमोरी जो है वो आपको फाइनल रिजल्ट में दे देगा, और वो रिजल्ट आपका आउटपुट यूनिट में चला जाएगा, और उस तरीके से हम लोग रिजल्ट देख पाते हैं। तो दिस इज द होल प्रोसीजर। अब यहाँ पे मैंने ये चीज आपको बता दी। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो लिखा है वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा कि मैंने क्या लिखा है। यहाँ देखिए, द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर इंक्लूड अ सेट ऑफ हाई स्पीड रजिस्टर्स। जो सीपीयू होता है वो क्या इंक्लूड करता है, वो सेट ऑफ हाई स्पीड रजिस्टर्स को इंक्लूड करता है। These registers may hold temporary results, जो मैंने आपको बताया 2 + 3 करने के बाद जो 5 रिजल्ट आया था, दैट इज अ टेम्पररी रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट तो था नहीं, तो टेम्पररी रिजल्ट था। तो these registers may hold data, टेम्पररी रिजल्ट्स और मेमोरी एड्रेसेस। मेमोरी एड्रेसेस समझिएगा, मेमोरी एड्रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको आज बताता हूं। वो बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसको ध्यान से आप लोग अगर समझेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी में किस तरीके से डेटा स्टोर होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो मेमोरी है उसको मान लीजिए कि आपका जो मेमोरी है ना वो इस तरीके से होता है। ये आपका मेमोरी का समझिए कि आपका बिट्स और बाइट्स के रूप में यहाँ पे है। अब ये कैसे है, सो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो आपका मेमोरी होता है, मेमोरी में आपका 1 बिट्स में होते हैं, राइट। और ये जो बिट्स होता है, बिट्स और बाइट्स में मेमोरीज होते हैं। तो आपका जो बिट्स और बाइट्स है वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। बिट्स और बाइट्स में ये जो मेमोरीज होते हैं वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि आपका देखिए, अगर यहाँ पर सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ पर 0 है, ये आपका 0, आपका जो मेमोरी है ये 0 हो गया, ये 1 बिट हो गया, ये दूसरा बिट हुआ, ये तीसरा बिट हुआ, ये चौथा बिट, 5वां बिट। तो जो आपके पास टोटल मेमोरी है वो कितना होता है, जनरली 7 बिट होता है। और यही 7 बिट जो है आपको क्या देते हैं, 8 बिट्स हो गए। ये कितना हो गया, 8 बिट्स हो गया। तो अब ये 8 बिट मतलब 8 बिट कहने का मतलब ये हो गया कि ये इज इक्वल टू 1 बाइट हो गया। इज इक्वल टू कितना होता है, 1 बाइट। तो यहाँ पर जो मेमोरीज हैं वो एक बॉक्स के लिए, हम लोग ये ध्यान में देंगे कि एक बॉक्स के लिए जो है क्या है, एक बॉक्स के लिए यहाँ पर 1 बिट का मेमोरी है, ये 1 बिट है। तो इसी तरीके से ये बिट्स में स्टोर होते हैं मेमोरीज में। अब मैंने कहा कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो स्टोर करते हैं। तो समझ लीजिए कि ये रजिस्टर्स हैं जिसका कि लोकेशन है, ये R1 रजिस्टर इसको दे दिया गया, ये R2 रजिस्टर का है लोकेशन, अब ये R3 का है, ये R4 रजिस्टर है। अब ये R3, R2, R1, R2, R3, R4 रजिस्टर्स हो गए। इधर में आपका बिट्स हो गया। तो जो आपका 2 था, जैसे कि आपका जो कंडीशन जाता है, सपोज कीजिए कि आपने जो दिया इंस्ट्रक्शन, ये 2 + 3 + 4, आपने ये इंस्ट्रक्शन दिया। तो ये जो 2 पहले जाएगा कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। कहाँ स्टोर होगा,
कंप्यूटर को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है ना, कुछ भी हम लोग देते हैं तो उसके पास हमारे जैसा दिमाग तो है नहीं। मान लिया हमारे पास दिमाग भी है, सपोज कीजिए कि हम लोग 2+3+4 तो कर लेंगे, लेकिन मान लिया कि हमारे को नंबर दिया जाएगा कि अच्छा ठीक है 1048 प्लस 5048 प्लस 9056 प्लस 10,081, इसको आप जो है दिमाग से कैलकुलेट कीजिए तो थोड़ा टाइम लग जाएगा हम लोग को सोचने में। लेकिन अगर इससे भी बड़ा कुछ दिया जाएगा तो हमें पेन और पेपर की जरूरत पड़ जाएगी। कंप्यूटर के पास तो दिमाग है नहीं, तो वो उसको कुछ भी अगर आप देंगे तो उसको वो कन्वर्ट करेगा और उसको वो स्टोर करेगा। जैसे ये 2 जो है वो सबसे पहले वो R1 खाली जगह देखा, इस R1 में जाएगा और इस R1 में स्टोर होगा। तो इस R1 में स्टोर कैसे होगा? 8 बिट है, तो 2 को हम लोग अगर कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर में तो क्या लिखेंगे? 2 को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर में, आपको कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़े होंगे बाइनरी नंबर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है? 2 को क्या करते हैं, जैसे 2 नंबर है तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, और ये डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से जो है हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डिवाइड, 2 1 जा 2 लग गया, बचा 0। अब हम लोग जो है इसको नीचे से लेके ऊपर तक लिख देते हैं इस तरीके से, तो इसका जो कन्वर्जन हो गया ये 1 और 0 ये हो गया। तो अब इसको हम 8 बिट में कैसे लिखेंगे? तो ये तो 2 ही बिट हुआ ना। 8 बिट में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके आगे जो है हम लोग 6 ठो 0 लगा देंगे, है ना। ये आगे इसके क्या करेंगे, हम लोग इसके आगे 6 ठो 0 लगा देंगे, तो 6 0 लगा दिया हमने, हो गया ये आपका 8 बिट में। तो यहाँ पर जो स्टोर होगा वो ऐसे ही होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 0 0 0 और लास्ट में जा करके यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टोर होगा। दूसरा जो नंबर है 3, वो कहाँ स्टोर होगा, तो वो R2 में स्टोर हो जाएगा। R2 खाली है तो R2 में स्टोर होगा। R2 में कैसे स्टोर होगा, तो 3 को अगर कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में तो इसका क्या होता है, 1 1, यही होता है ना। तो इसका जो है यहाँ पे ऐसे ही होगा, 0 0 0, सब में 0 0 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ऐसे स्टोर होगा। तो ये 8 बिट में स्टोरेज हुआ। तो अब यही जो 8 बिट्स है, ये 8 बिट में जो स्टोरेज हो रहा है, ये आपका जो स्टोरेज है वो 8 बिट करके स्टोर होता चला जाएगा। फिर क्या करेगा कि हम लोग जब लिखेंगे कि ये A था और ये B था, या फिर 2+3 करो, तो 2+3 का मतलब वो जानते हो क्या समझेगा, 2 अब ये 2+3 को क्या समझेगा कि इसका लोकेशन को पकड़ेगा। अच्छा ये R1 हो गया और ये जो है R2 हो गया। अब ये R1 प्लस R2 को जो है हमें करना है काम, तो R1 प्लस R2 यहाँ से लेगा और इस इंस्ट्रक्शन को R1 प्लस R2 करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 और आगे 0 0 रहेगा, ये आगे 0 0 है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और मेनली जो है आपका 0 0 और 1 1 हो गया। तो 1 0 को ऐड करते हैं तो क्या होता है, 1 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, उसके बाद 1 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0, और उसके बाद फिर जाएगा इधर कैरी, तो हो जाएगा 1 0 1, जो कि इक्विवेलेंट होता है किसके, 5 के इक्विवेलेंट होता है। तो 2+3 कितना हो गया, 5 होगा ना। तो ये 5 अब कहाँ स्टोर होगा, तो अब ये 5 जाएगा और सीधे स्टोर हो जाएगा R3 में, ये R3 में स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 0 1। इस तरीके से मेमोरी भरता चला जाता है। फिर उसके बाद आपका आ गया ये 5 और हमने जो दिया था ये 4 बचा हुआ है, तो 5 + 4 अब ये करेगा इज इक्वल टू 9 होगा। तो अब 5 में फिर उसके बाद आप जोड़ दीजिए, तो उसी तरीके से ये 9 होगा, तो 9 यहाँ पर आकर जाएगा, जो भी 9 का बाइनरी नंबर है वो यहाँ पे आके सेट हो जाएगा R4 में।
तो दिस इज हाउ द रजिस्टर वर्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि किस तरीके से रजिस्टर्स काम करते हैं। होपफुली मैं समझाने में सक्षम रहा हूँगा। अगर नहीं है तो इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको आपको भेज दूंगा, इसको बार बार आप लोग देखिएगा किस तरीके से मैंने यहाँ पे समझाया है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके जीवन में। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो रजिस्टर्स हैं, ये रजिस्टर्स यहाँ पर क्या है, ये जो रजिस्टर्स होते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो रजिस्टर्स होता है वो कुछ और नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ये रजिस्टर्स कुछ और नहीं है बल्कि आपके छोटे छोटे मेमोरीज हैं, और इसी मेमोरीज में सारा कुछ स्टोर किया जाता है। तो अब जो है, जो मेनली जो हम लोगों को पढ़ना है वो देखिएगा कि आपका जो रजिस्टर्स होता है, ये रजिस्टर्स क्या होता है कि जो प्रोसेसर होते हैं, प्रोसेसर के साथ कुछ पर्टिकुलर रजिस्टर, देखिए अभी इसके यहाँ पर हम लोग कर रहे थे, इसको कर लीजिए कंप्लीट। these registers may hold data, temporary results or memory addresses when a computation is in progress। कहने का मतलब जब भी आपका कंप्यूटेशन है प्रोग्रेस में, तो ये टेम्पररी रिजल्ट्स को स्टोर करता है। द कंट्रोल यूनिट टिपिकली uses the following registers to accomplish a task। कहने का मतलब कि जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है वो क्या करता है, कंट्रोल यूनिट जो है वो आपका रजिस्टर के साथ मिल करके टास्क को कंप्लीट करने में हमारी मदद करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे जो है आपका जो 3 रजिस्टर्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, रजिस्टर बहुत सारे होते हैं लेकिन जो मेन जो रजिस्टर्स होते हैं वो बहुत सारे रजिस्टर्स में से ये मेन रजिस्टर्स है कुछ, उसको ध्यान में रखिएगा। रजिस्टर्स एक तरफ मैंने लिखा है रजिस्टर नेम और उसका काम लिख दिया है। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड। कहने का मतलब कि आपका जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्या करता है, जो नए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो नए इंस्ट्रक्शंस आने वाले हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था 2 + 3 + 4, तो पहला इंस्ट्रक्शन 2, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आने वाला है वो प्लस है, तो जो आपका प्रोग्राम काउंटर रहेगा वो प्लस को एग्जीक्यूट, प्लस को का लोकेशन जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है, एड्रेस मतलब लोकेशन, जो R1 R2 मैंने बताया वो R1 R2 रजिस्टर का नेम भी है और वही आपका लोकेशन भी हो सकता है। तो उसी लोकेशन में क्या करेगा, उस लोकेशन को स्टोर करके रखेगा कि अच्छा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आने वाला है वो कौन सा इंस्ट्रक्शन होगा, तो भाई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगा वो होगा प्लस। तो अब जैसे ही जब तक आपका प्रोसेसर 2 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा, ध्यान रहे जब आपका प्रोसेसर 2 को कन्वर्ट करता रहेगा तब तक जो प्रोग्राम काउंटर है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मतलब प्लस को ले आकर के और अपने पास रखे रहेगा। जैसे ही आपका 2 10 में कन्वर्ट हो गया, प्रोसेसर का काम खत्म हुआ, तो उसको प्लस दे देगा। प्रोसेसर प्लस को लेगा, प्लस तो सिंबल है, उसको भी वो समझेगा नहीं, उसका भी कुछ बाइनरी नंबर्स है तो उसको भी बाइनरी नंबर में चेंज करेगा, और तब उसको जब तक ये समझ में आएगा कि प्लस मतलब अब मुझे एडिशन करना है, तब तक प्रोग्राम काउंटर फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मतलब 2 + 3, जो 3 मैंने लिखा था वो 3 जो है उसको लाएगा और उसको स्टोर करके रखेगा, मतलब उसका लोकेशन को लेके रखेगा। तो मतलब आइडल नहीं रहता है। अगर मान लिया कि आपका प्रोग्राम काउंटर आइडल हो गया, बैठ गया, कोई काम नहीं किया, तो आपका प्रोसेसर स्लो हो जाएगा ना। तो इसी स्लोनेस से मतलब इसी रुकावट की खेद से हम लोग का काम जो है और डिले हो जाएगा। तो इस रुकावट को हम लोग क्या करते हैं, इस रुकावट को हटा देते हैं और हम लोग प्रोग्राम काउंटर जैसे कई सारे रजिस्टर्स यहाँ पे लगाते हैं ताकि आपका काम स्मूथली चले और कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो आपका प्रोग्राम काउंटर जो काम करता है वो इसी तरीके से काम करता है कि आपका जो प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को ला करके रखता है, जबकि वहीं पर यहाँ पर देखिए कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है
और ये क्या करता है, इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। कहने का मतलब कि आपके पास 2+3 अगर है इंस्ट्रक्शन, तो 2+3 को ये क्या करेगा कि होल्ड करके रखेगा। मतलब पहले आपका 2 को कन्वर्ट कर दिया गया, फिर प्लस आया, फिर उसके बाद 3 आया। तो मैंने आपको बताया है कि जो 2+3 होता है, जैसे तो 2 और 3 क्या होता है, 2 और 3 को हम लोग ऑपरेंड कहते हैं, जबकि 2 और 3 के बीच में एक ऑपरेटर भी लगा है जो कि प्लस के नाम से है। तो आपका जो ऑपरेटर है वो आपका रिलेशंस होता है जो कि ऑपरेंड्स के बीच में होता है। तो प्लस जो है वो ऑपरेटर हो गया, और 2 और 3 क्या हो गया, 2 और 3 ऑपरेंड हो गया। तो आपका जो 2 और 3 जो मैंने आपको बताया है, वो 2 और 3 ये इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो ये जो 2 और 3 है, ये और ये दोनों कुछ और नहीं है, बल्कि ये दोनों ही ऑपरेंड हैं, ऑपरेंड कहलाते हैं। OPERAND, ये ऑपरेंड है। जबकि ये क्या है, ये आपका ऑपरेटर है। OPERATOR, ये आपका ऑपरेटर है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि दो ऑपरेंड के बीच में कोई ना कोई ऑपरेटर रहेगा, और ये ऑपरेटर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है डेटा, उसका एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। जैसे अभी अगर 2 पर काम चल रहा है तो 2 को होल्ड करके रखेगा, फिर प्लस पे काम चल रहा है तो प्लस को होल्ड करके रखेगा, 3 पे काम हो रहा है तो 3 को होल्ड करके रखेगा। तो इस तरीके से 2+3 का एग्जीक्यूशन होगा। और वहीं पर आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपका जो तीसरा है वो क्या है, इफेक्टिव एड्रेस रजिस्टर। इफेक्टिव एड्रेस रजिस्टर क्या होता है कि जो काम हो चुका है, जैसे 2+3=5 आया, तो ये 5 कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। तो वो ही 5 जो है किसी रजिस्टर में स्टोर होता है, जिसको कि इफेक्टिव एड्रेस रजिस्टर कहते हैं। और उसको बाद में रिट्रीव किया जाता है, उसको बाद में लाया जाता है और उस पर फिर काम किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द डेटा टू बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द मेमोरी। जो मेमोरी है आपके पास, उससे ये डेटा को रिट्रीव करता है, रिट्रीव करने में हमारी मदद करता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको अभी आज बताया है वो क्या है कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से मूव करता है, किस तरीके से रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर होते हैं, आपको ये सब चीजें मैंने अभी बताया है। इसको जो है आगे देखिए, पढ़िए, इसमें क्या है, दीज रजिस्टर्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज डेडिकेटेड रजिस्टर्स। इसको क्या कहते हैं, डेडिकेटेड रजिस्टर्स कहते हैं, बिकॉज दे आर अवेलेबल फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ कंट्रोल यूनिट। मतलब हमेशा प्रोसेसिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, और प्रोसेसर के साथ ही ये लगे हुए होते हैं यहाँ पे। इसीलिए मैंने लिखा है फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय द यूजर प्रोग्राम। कहने का मतलब कि किसी और प्रोग्राम के द्वारा इसको यूज नहीं किया जाता है। इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको जो है कई दूसरे तरीके से इसको हम लोग यूज करते हैं। आपका इफेक्टिव एड्रेस रजिस्टर होता है, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर, ये तीनों जो है प्रोसेसर के साथ यूज किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं ब्रांच इंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, सब रूटीन कॉल्स, इंस्ट्रक्शन जो है, ये सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की नजर से। ये मैंने यहाँ पे देखिए VBI लिखा हुआ भी है, तो ये सब आपके एग्जाम्स में आने वाली चीजें हैं। हर दिन जो मैं क्लास लेता हूँ, आप ये समझ के रखिए कि कोई ना कोई जो सवाल है उस पर्टिकुलर क्लास से रहेगा ही रहेगा। हर दिन मैं एक ना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताता रहता हूँ, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है ESBT में मैं भी हूँ, और आपके क्वेश्चन पेपर सेटिंग, आपके पेपर चेकिंग में सब में मैं रहता हूँ। तो मुझे सब पता है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ पर पूछे जाते हैं। इवन मैं सेटर भी रहता हूँ कई बार, तो हमारे क्वेश्चंस कई बार आते हैं। तो इसलिए जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट बोलूं, तो बस आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाना चाहिए।
तो इसी के साथ ही मैं आपको आज की क्लास को खत्म करता हूं। अगर कोई इश्यूज होती है, ये रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, अगर कोई इश्यूज होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। तो इसको जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा और वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ बस।